बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। आज अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का कहा है, लेकिन ट्रायल कोर्ट को एहतसाब अदालत को ये रोका हुआ है कि वो किसी किस्म का कोई फैसला सादर नहीं करेंगे। सिर्फ आप अपना ट्रायल मुकम्मल कर लें अगर कर सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी बर्रियत की दरखास्तें दायर की हुई हैं और उन पर अभी फैसला होना बाकी है। बहरहाल आखिरी गवाह है और उस गवाह पर जिरह चल रही है, जो कल पार्शली हो गई थी। आज उस जिरह को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। प्रोसिक्यूटर नैब जो है वो इस कोशिश में है कि ये जल्द अज जल्द समाअत मुकम्मल हो और इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाए, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज को जब ये बर्रियत के बारे में कहा गया और जमानतों की दरखास्त जमानत के बारे में भी कहा गया, तो उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिसके बाद ये लगा कि यहाँ से तो सजा होनी है, बाकी अपना मुकदमा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके चलना, अपील में जब आप जाएंगे तो आप वहां पे ये आर्गूमेंट करना। इसका मतलब है कि सजा होनी है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त मामला 50-50 है, क्योंकि कुछ बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे ऐसा साइन लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक किसी किस्म की आईनी तरामीम की हमायत या वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो वो तजावीज़ तैयार कर रहे हैं आइन के खुसूसी अदालत विफाकी अदालत के क़याम के हवाले से, उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मुआवनत करे, कानूनी मुआवनत करे, टेक्निकल असिस्टेंट फराहम की जाए। तो उस पे सलमान अकरम राजा साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब की जो कल मुलाकात हुई, उसमें यह तय पाया कि सलमान अकरम राजा साहब भी उनको मुआवनत फराहम करेंगे और अपनी एक्सपर्टीज देंगे। तो बहरहाल ये कहाँ मामला ख़त्म होता है इसके बारे में अभी कुछ कहना काबिल वक्त है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने भी कल रात मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और इस मुलाकात में नवीद कमर साहब थे और शेरी रहमान साहिबा थी और दीगर रहनुमा थे। और इस मुलाकात में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो बातचीत की गई वो आईनी तरमीम के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि आप अपना मसवदा तैयार करें और हम अपना मसवदा तैयार करेंगे और उसमें फिर जो मुश्तरकात हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपस में एक दूसरे से ताउन करें। लेकिन बहरहाल जी इस पर बहस चल रही है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी दावा कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नवाज भी दावा कर चुकी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी बात पर कायम है और उन्होंने पीटीआई को इस बात की 100% यकीन दहानी करवाई है कि वो किसी भी सूरत में सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे और ऐसी कोई तरमीम ना ही पेश करेंगे और ना ही ऐसी किसी तरमीम के हक में वोट देंगे जिसका बुनियादी मकसद आइन को मसख करना या फिर आइन में बुनियादी हकूक की को पामाली है, वो भी नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने हौसला अफजा बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कल सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि बिल्कुल उनकी बातचीत चल रही है और वो खुद किसी भी सूरत में आईनी तरामीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे राय मांगी है या उनसे मुआवनत मांगी है तो वो मुआवनत जरूर फराहम करेंगे। बहरहाल एक तरफ ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी जानिब भी रावलपिंडी में आज एहतजाज की कॉल दी हुई है और रावलपिंडी का एहतजाज की कॉल आज दिन में एहतजाज करना था, लेकिन जो हमने मनाजिर देखे वो रात गए ही ये सिलसिला शुरू हो गया और रावलपिंडी के गली कूचों में, बाजारों में, हर शहरा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी के मकीन निकले, मोटरसाइकिलों पे निकले, गाड़ियों पे निकले, रैलियां निकाली और इमरान खान के हक में आवाज़ बुलंद की, नारे लगाए और एक खुशी का समा था। लियाकत बाग में भी वो गए, तमाम तर रुकावटें ख़त्म करके वो लियाकत बाग में भी पहुंचे और वहां पे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और पंजाब भर में
جو ہے وہ پولیس گردی بھی چل رہی ہے، گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں، اور پنجاب سرکار جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ 4 اضلاع راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، 4 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور کسی قسم کے ہر طرح کے جلسے، جلوس، ریلیاں، گیدرنگ، سٹنگ، ہر طرح کی چیزوں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن ان پابندیوں کو رات گئے ہی راولپنڈی کے شہریوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو ہے پہلی قسط جو ہے قرض کی پہلی قسط مل گئی ہے، 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط آئی ایم ایف سے مل گئی ہے، اور اس پہ کل ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ بتایا گیا کہ جناب پہلی قسط آئی ایم ایف نے ریلیز کر دی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ندامت ہونی چاہیے، کیونکہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط کا مطلب ہے ہم مزید مقروض ہو گئے، اور اب پاکستان کے عوام پہ ایک بوجھ پڑنے والا ہے ان سارے معاملات پہ، اور ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ ایک منی بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن منی بجٹ آئے گا بعد میں، پہلے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہے اس پہ ذرا 2 اور 2 4 کی طرح کر لیں، کیونکہ آئندہ ہفتے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ترمیمی مسودہ آ جائے اور ترامیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فائنانس بل میں بھی کچھ ایسے، یہ منی بجٹ جو کہہ رہے ہیں کہ بار بار منی بجٹ آ رہا ہے اور منی بجٹ اپروو کروایا جائے گا، تو فائنانس بل میں بھی یہ کچھ ایسی جو ہے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں فائنانس بل کی آڑ میں، جس کا مقصد بھی انہی ترامیم سے متعلق ہے۔ تو دیکھیے یہ باریک واردات کب ہوتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈز کی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کا سر نو فارمولہ تیار کیا جائے، جو صوبوں میں اور مرکز میں ہے، اور اس میں جو آئی ایم ایف سے اپروو ہوا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ مجموعی طور پر ٹھیک ہے بات آئی ایم ایف کی، اس کے ساتھ معاملہ طے پانا، لیکن آئی ایم ایف کی کچھ شرائط جو عائد کی گئی ہیں اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو تحفظات ہیں، اور وہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ تحریری طور پہ آگاہ کریں گے۔ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے مہنگائی کی، شہباز شریف صاحب کے دعوے کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن جو ہفتہ وار ادارہ شماریات نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ بدستور ڈبل ڈیجٹ میں ہے، اور 12.8% کی سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے مہنگائی، اور اس میں گزشتہ ہفتے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں 16 اشیاء مزید مہنگی ہوئی ہیں، ان میں ٹماٹر مہنگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پیاز، دال، چنا، اور یہ بھی مہنگا ہوا ہے۔ زندہ مرغی یعنی کہ مرغی کا گوشت مہنگا ہوا ہے، بیف مہنگا ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری اشیاء جو ہیں یہ مہنگی ہوئی ہیں، ان میں سے سستا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں مہنگائی کے حوالے سے، جبکہ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی، اور پورا ہفتہ مندہ رہا، اور بلکہ یہ پچھلے 4-6 ہفتوں سے مندے کا رجحان چل رہا ہے۔ ایک آدھ دن سٹیبل ہوتی ہے، لیکن جو ہفتے کے باقی 5 دن ہیں اس میں یہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور کل بھی جو کلوزنگ ہوئی جمعے کے دن سٹاک مارکیٹ آخری ہفتے کا آخری دن، اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کا سرمایہ ڈوبا، اور کافی جو ہم نے دیکھا انڈیکس دیکھا تو اس میں سرخ نشانات ہی تھے، مور دین 95% جو ہے وہ سرخ نشانات دیکھے گئے، اور موسٹلی کاروبار ڈکلائن کی طرف ہی رہا۔ تو یہ تو ہے ہماری اکانومی کی صورتحال، جس کی وجہ سے کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف ہم کم از کم کہہ سکتے ہیں نہیں آئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر جو معیشت پہ جو ہے توجہ وہ کم ہے، البتہ باقی چیزوں پہ توجہ زیادہ ہے۔ قرض منظور کروائے جا رہے ہیں، لیکن اپنے جو مہنگائی اپنی جو ہیں عللے تللے ان میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی، اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے ان قرضوں کا بھی پاکستان کے عوام پہ ہی پڑنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ملاقات کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے، نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ خوشگوار ماحول میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، کوشش ہے اتفاق رائے سے جمہوری معاملات چل سکے، اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ حکومت کے آئینی پیکج پر مولانا کی اپنی رائے تھی،
फैसला हुआ कि आपस में और बाकी पार्टियों के साथ मुशावरत जारी रखेंगे, इत्तेफाक राय के साथ अवाम की मर्जी से चलेंगे और मुशावरत के बाद ही कोई मुसवदा मंजूर किया जाएगा। एक और खबर है जी जो कि काफ़ी है, इस एतबार से इम्पोर्टेंट है कि इस्लामाबाद में एक जीआईटी बनी थी और उस जीआईटी के मुताबिक उसका मकसद ये था कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है हुकूमत के ख्याल में, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। तो उस पर एक जीआईटी बनी है। जीआईटी ने जी 8 लोगों को शामिल तफ्तीश किया और अगले इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायानाज सोशल मीडिया को जो सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं जिब्रान अलियास साहब, उनके बारे में कहा गया है कि उनको तलब किया गया है और इसका मकसद ये है कि जो मनफी मुहिम चलाई जाती है उसका तदारुक करना है। और इस सिलसिले में आईजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी साहब की सदारत में ये इजलास हुआ है जीआईटी का और इसका मकसद वो कहते हैं कि उन लोगों को मंजर आम पे लाना है जो कि सोशल मीडिया पर हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। इस सिलसिले में अब तक 8 लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा चुका है और उनसे सवालात करके मजीद मुलव्वस लोगों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में अगले इजलास में जिब्रान अलियास को बुलाया गया है और उनसे सवालात करके मजीद मुलव्वस लोगों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में जी उन्होंने कहा जी कि जिब्रान अलियास जो हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि इस मनफी और तखरीबी मुहिम में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं जिब्रान अलियास और उस गिरोह के मजीद साथी हैं जिनके मुतालिक अहम शवाहद मिले हैं और मजीद शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक जिब्रान अलियास साहब पाकिस्तान से बाहर बैठकर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी अनासर के साथ मिलकर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिले में ये सारा काम किया जा रहा है और जीआईटी जो है वो हरकत में आ चुकी है। मेरा ख्याल है जी कि इस सिलसिले में ये मैं इस बात पे बता दूं कि जो कुछ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे है, जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं चलेंगे तब तक कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और ये नहीं हो सकता कि जो सरकार के हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सरकार के या सरकार के हम ख्यालों के, और वो तो सोशल मीडिया पे भी जो मर्जी चाहें करें, डिजिटल मीडिया पे जो चाहें करें, इवन कौमी ज़राए अबलाग पे आके जो चाहें करें, लेकिन अगर उनका काउंटर नैरेटिव दिया जाए तो फिर उसकी इजाज़त नहीं, तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। और वैसे भी ये ज़माना है जी सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, और इसमें अब टेलीविज़न चैनल जो बड़ी स्क्रीन है वो अब तकरीबन आउटडेटेड होती जा रही है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।